मैंने कहा शर्म आनी चाहिए हमको, हम एक्टर हैं, हम ऐसे थोड़ी ऐसे फालतू ये करते हैं। अभी फिल्म शुरू नहीं हुई और आपने गालियां चालू कर दी। वो तो मेरी मदर टंग है, तो खैर मेरे डायरी का एक पन्ना पेपर में आया, आई वॉन्ट टू वर्क विथ नाना पाटेकर वंस। मैं और पिघल गया। आपका फोन आया, किधर है? मैंने कहा मैं तो नीचे हूँ। क्या कर रहा है वहाँ पे? सीधे आ। और मैं मूवी देखते देखते मैं बहुत रोई। वो शॉर्ट में क्यों नहीं आता तेरे? तो बनवास आ रही है और बनवास की शुरुआत से पहले, आने से पहले, रिलीज होने की 20 दिसंबर जैसा सबको आपको मालूम है रिलीज डेट है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 1913 जहां से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी, आगे कितने बरस हो गए आप खुद ही गिन लो, वहां से लेके यहाँ तक कैसे कैसे कलाकार, कैसे कैसे सितारे भारतीय चित्रपट के पटल पर आए। अशोक कुमार से लेके, दिलीप साहब से लेके, बलराज साहनी, मोतीलाल, राज कपूर, देवानंद, धर्मेंद्र, राजकुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन साहब, और फिर उसके बाद सनी देओल, संजय दत्त, फिर अब ये जो तीनों महान कलाकार जो हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, और अब ये रणवीर कपूर, ये सितारे, इतने बड़े बड़े सितारे, इतने बड़े बड़े कलाकार आसमान पर हैं, क्षितिज पर है, लेकिन इन सितारों के बीच में एक ध्रुव तारा है जिसने कभी अपनी चमक नहीं खोई। मेरा बहुत प्रिय फेवरेट, वैसे धर्मेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, उनके संग मैंने बहुत प्यार, बहुत लगाव रहा है, लेकिन नाना पाटेकर साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उनसे भी मेरा कम लगाव, कम प्यार नहीं रहा। कब से, कितने बरसों से मैं इनके साथ काम करना चाहता था। जब मैं पहली बार इनके साथ काम करने गया था तो ये मैं इनके घर में गया तो इन्होंने मुझे खाना बना के खिलाया और आज तक वही किस्सा चला आ रहा है। तो मैं मिलाना चाहूंगा सबसे पहले भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड, बेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया, और जिस आज की ऑडियंस, आज की दुनिया जिन्होंने इनके से मीम्स देखे हैं, आज इनकी अदाकारी देखेगी, इनको देखेगी। आज जैन जी जो है वो देखेगी कि भारत में एक ऐसा कलाकार भी पैदा हुआ है जिसका नाम है नाना पाटेकर। तीखे नयन नक्श वाले, काले सरारे बदन वाले नाना पाटेकर, तो मिलिए इनसे। तो बगैर लिखे बहुत अच्छा बोलता है। अरे सर, क्या हमको बोलता इसलिए हूँ कि आपको प्यार करता हूँ, सब दिल से और प्यार से निकला है। हमको ये ऐसे लिख के दोगे, ये 3 पन्ने होंगे और हमको रटने पड़ते हैं। साथ में मेरा अपना बेटा है और बेटी है, दोनों है, उत्कर्ष और सिमरत। इतना बेहतरीन काम किया इन दोनों ने। सच कहता हूँ कि जब इस तरफ आप खेलते हैं और उस तरफ बैटिंग करने के लिए ये है वो है, और हमारे 2-3 बाकी के कलाकार हैं वहाँ के, लेकिन इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। हालांकि किसी की तारीफ करते हुए मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, झिझक होती है, लेकिन कहीं जगह ऐसे है सीन करते हुए उत्कर्ष ने मुझसे बेहतर काम किया है। मैं सच कहता हूँ, इतना बेहतरीन काम किया है। एक एब्जॉर्ब करने की ताकत है उसमें। वो जो भी बताओ ना, वो ब्लॉटिंग पेपर के जैसे ऐसे फट करके समझ जाता है। और 3-4-5 साल अगर तुम परदेश में गुजारो, उसके बाद आने के बाद तो मतलब तेवर ही बदलते हैं ना, उसका ऐसे कुछ नहीं हुआ। हमें बालों को नहीं हाथ लगा, काफी नहीं सर, कर लो जो कर रहे हैं। बच्ची को तो इसको तो मैंने गोद ले लिया। डायरेक्टर होने के नाते मैं अनिल को कहता हूँ कि मैं ये जो है कॉफी अगर वो आपको देना चाहता है तो वो इतने मतलब उसको इतनी बड़ी चीज बनाएगा, वो चलो हम ऐसे देंगे ना, ले कॉफी पी ले, वो ऐसे नहीं। उसको सीन को प्रेजेंट करने का जो तरीका है अनिल का, मैंने पहला डायरेक्टर देखा तो इतना सा सीन है उसको इतना बड़ा करके दिखाता है। थैंक यू अनिल। अरे सर, बहुत 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 मजा आया। सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला। नाना पाटेकर साहब के बारे में एक बात मैं बहुत कहना चाहता हूँ, इनका जजमेंट सिनेमा के बारे में बहुत ही जबरदस्त होता है। गदर 1 के बारे में जब मैंने इनको कुछ कथा कहानी सुनाई तो इन्होंने आपने मुझसे कहा कि ये बहुत बड़ी हिट है। हाँ, कहा था आपने। गदर 2 के जब हमने आपको कुछ रशेज दिखाए तो तब आप इसके गाने देखे मैं। हाँ, इसके गाने मैंने उत्कर्ष के और बच्ची के गाने देखे मैंने, इतने बेहतरीन गाने थे। मैंने कहा ये ऐसे बंदा कर सकता है ना। तो सनी और अमीषा जब नए हिगी स्क्रीन पे, तो वो स्क्रीन को संभालना पड़ता है, वो तुम बच्चों ने बहुत कमाल का किया। तो मैंने सिर्फ गाने देखने के बाद मैंने कहा था कि मैंने कहा ये फिल्म तो इतनी हिट होगी देख। और मैंने प्रकाश झा को कहा, मैंने कहा इस बच्चे को साइन कर ले जल्दी,
नहीं तो ये हाथ नहीं आएगा। तो अभी मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे आ रहा हूँ। तो उस वक्त आपने गदर के जब वो देखा तो आपने कहा तेरी ये पिक्चर हिट हो। उसके बाद जब हिट हो गई तो आपने मुझसे कहा कि अनिल अब तू तो ये पिक्चर करेगा नहीं, तू तो कोई एक्शन पिक्चर बनाएगा, ये आपने मुझसे कहा। बिल्कुल। तो मैंने आपको उत्तर दिया कि सर ये पिक्चर वनवास जो पिक्चर है, इस पिक्चर को बनना ही चाहिए, क्योंकि मैं बनाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि इसको बनना ही चाहिए। ये एक समाज की एक ऐसी जरूरत है, ये कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको लोगों तक पहुंचना ही चाहिए, ऐसा मेरे मन की ख्वाहिश थी और मैंने कहा मैं बनाऊंगा। आपने कहा चलो फिर हम लोग करते हैं, फिर आप जुट गए हमारे साथ। अब आपने फिल्म देखी, डबिंग कर दी, ये कर दी, वो कर दी, अब आपने फिर कहा कि आपके जीवन की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है। हाँ हाँ, पहले 5-6 फिल्में जो है उसमें से एक फिल्म है। तो मेरा प्रश्न है, जो उत्कर्ष का भी प्रश्न था, भाई पूछो क्या हाँ, तुम्हारे क्या? मन में हाँ है? सर, आपका जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे मैं अपकमिंग एक्टर हूँ, ये अपकमिंग एक्टर है, ये चीज और भी जो भी नए कलाकार हैं, ये सोचने समझने का जो आपके पास एक्सपीरियंस है, वो कैसे आप क्या चीजों पे आते हैं एक स्क्रिप्ट को, वो जरा जिससे आप ये बोल पाते हैं कि ये फिल्म ये हिट होने फिल्म वाली है। हिट होगी। नहीं, क्या होता है मालूम है, जो मैं सुनता हूँ, जब कहानी मैं सुनता हूँ, स्क्रिप्ट में सुनता हूँ, बेसिक आइडिया थी, या तो स्क्रिप्ट थी नहीं, बाद में हमने वो स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन बेसिक जो आइडिया, एक सामान्य आदमी नागरिक होने के नाते मैं वो सुनता हूँ कि मैं एक मामूली इंसान हूँ, मुझे कैसे लगती है। अगर मुझे अच्छी लगती है मामूली होने के नाते, तो सबको अच्छी लगेगी। वो मुझे यहाँ भिड़नी चाहिए। मुझे यहाँ की फिल्में बहुत कम पसंद आती है, मुझे यहाँ की फिल्में ज्यादा अच्छी ये लगती बात है। हमेशा धर्म जी भी यही बोलते हैं। हाँ। वो बोलते हैं मैं तो जब कहानी सुनता हूँ सानेवाल में चला जाता हूँ, वो छोटा धर्मेंद्र उस वक्त का बन और जाता है। हाँ, वही वैसे ही मजा आता है। तो मुझे हर तरह की फिल्म मुझे पसंद है, लेकिन ये फिल्म में मेलो ड्रामा नहीं है। सबसे मुझे अच्छी क्या बात लगी, जो बंदा है जिसके कुछ गुजरी है उसके ऊपर, वो ये बिल्कुल ऐसा मतलब फुटबॉल की तरह दुख को लात मार देता है, चलो भागो यार यहाँ से, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और अनिल, ये फिल्म हमने बनाई नहीं, हो गई, ये हो गई। कुछ चीजें ऐसे होती है, कुदरत हमारे साथ थी, कमाल का पार्टिसिपेशन था। तूने देखा ना, जब हम वो क्लाइमैक्स कर रहे थे तो था ही नहीं, बर्फ हमारे में थे, 300-400 गनी बैग वो भर के तुमने नमक लाया था, नमक लाया नहीं बर्फ है नहीं, अब क्या करे। और अचानक से जो मतलब तूफान आ गया यार, बर्फ की बारिश ऐसे हो रही और है, 8 घंटे तक हम लोग बर्फ में खड़े रहे। कमाल हो। अंदर के मेरे 6 लेयर्स है, अंदर बनियान तक मेरी वो गीली हो गई। बाद में मुझे, मैं इतना मैंने ठिठुर गया था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तुम लोग जैसे ही पैकअप हो गया भाग गए यार। सर ये बताइए मुझे कि आप फिल्मों में आई कैसे? ये 100 लोगों ने सवाल पूछा, आपने मुझे कुछ किस्से सुनाए। मुझे तो 2-3 सवाल है जो मुझे आपसे करने हैं। पहले सवाल आपसे ये है कि कैसे आपको ये, जब आप फिल्मों में आए, आपने मुझसे कहा था वो जर्नी में सुनना चाहता हूँ, जिसमें कि आपको पहली फिल्म मिली थी बी आर चोपड़ा साहब की, और उस वक्त क्या हुआ था और क्या सीन था, वो मैं सुनना चाहता तो हम पूरी जिंदगी थिएटर ही करते रहे, 36 साल तक थिएटर करते रहे। और उसके बाद स्मिता पाटिल, उसने जबरदस्ती ये आज की आवाज के लिए, वहां वो काम कर रही थी आज की आवाज में, वो और राज बब्बर था। तो हमने कहा हमको सिनेमा में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको नहीं करना, हम थिएटर से खुश है। तो नहीं नाना, तू देख लेना, एक ही बार इतने लोग देखते हैं, इतनी लोगों तक बात पहुंचे, तू चल। वो जबरदस्ती मुझे लेके गई। तूने तो आज की आवाज देखी है, हूँ। देखिए उसमें जो मेन विलन है, उसके हेंचमैन है ना 3-4-5, मुझे रोल ऑफर किया, उसमें से एक हेंचमैन जो पीछे खड़े रहते हैं ना, उसमें से। तो मैं बहुत गंदी गालियां देते हुए निकला वहां से, रवि चपरा को। हालांकि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, मैंने कहा शर्म आनी चाहिए हमको, हम एक्टर हैं, हम ऐसे थोड़ी ऐसे फालतू रे करते हैं। अभी फिल्म शुरू नहीं हुई और आपने गालियां चालू कर दी। हाँ ना, वो तो मेरी मदर टंग है, तो खैर मेरी माँ भी बहुत गालियां देती थी। नहीं, लेकिन क्या है यार, एक किसी का, हम नहीं, आपके लिए रोल है नहीं, ऐसे सीधा बोल दो। एक कोई घटिया सा रोल ऑफर किया उन्होंने, बहुत गंदी गालियां दी मैंने, और मैं निकल गया। तो उतरते हुए मुझे स्मिता मिली, क्या हुआ नाना, हो गया कैसे गया? मैंने कहा यार बकवास आदमी है, ऐसी घटिया रोल ऑफर किया, हट करके मैं उसको भी मैंने 2-4 बातें सुना दी और मैं प्लीज प्लीज ठहर। फिर वो ऊपर गई, और बाद में जो मैंने रोल किया उसके लिए उसने बात की। तो मैं फिर नीचे, मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा मैं। तो चलो ठीक है, तो हमने लिख भी दिया। अब उसको बहुत बड़ा गुस्सा था रवि को। सेट पे आने के बाद रवि मुझे कहता है, आपने लिखा भी आपने है, और ये तो आप बताइए शूट कैसे करना है।
तो वरुण मुखर्जी कैमरामैन था, तो वरुण को मैंने कहा ऐसे एक ट्रॉली लगा दे, उधर कैमरा रख, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये बच्चे ऐसे खड़े हैं, वहां से ऐसे ट्रॉली शुरू हो गई और वो फिर ऐसे कैमरा पैन करते जा और मुझे बाद में रिवील कर। रवि ने कहा लगा दो, और फिर वो वैसे से शूट किया। अभी दूसरा प्रश्न, आपने एक मेरे बहुत ही फेवरेट कलाकार हैं और हिंदुस्तान के मतलब जिनके जूते देखो तो समझ, तो वो उनके बारे में मैं तो जानता हूँ बहुत भले बहुत अच्छे इंसान थे, संसार कहता बहुत टेढ़े, ऊपर से आपके बारे में भी ये कहावत है कि आप भी बहुत टेढ़े। और जब मेहुल ने फिल्म शुरू की तिरंगा, तो लोगों ने कहा कि ये तो कभी पूरी नहीं होगी, 2 सर फिर है उसमें। हालांकि राज साहब मतलब पिता समान हमारे थे, इतने बेहतरीन इंसान थे, इतने बेहतरीन इंसान। तो उनको वहाँ सेट पे हमारे कोई ऐसे ना तो कहीं झगड़ा ना तो कुछ। अभी उनको दिक्कत ये होती, उम्र हो गई थी तो चलने में दिक्कत होती। तो एक शॉट ऐसे था कि ऐसे ट्रॉली पैरेलल और हम दोनों चल रहे हैं ऐसे इधर, और ये ऐसे 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 जा रहे इधर, और वहाँ जाके सीढ़ियाँ चढ़नी थी 4, तो उनको दिक्कत होती थी थोड़ी, उतना चलना है तो स्पीड रखना। अरे भाई मेहुल, एक काम करो, हम वहाँ बैठते हैं और यहाँ से नाना चल के आते हैं और वहाँ हम वो सीढ़ियों से आखिर की सीढ़ी है, वहाँ हम खड़े हैं, एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर नाना ज्वाइन होता है, ऐसे कर लो, हमारी सिर्फ आवाज़ काफ़ी है। तो वहाँ के उनसे उन्होंने वहाँ से डायलॉग शुरू किया, मैं अकेला सुनते 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 जा रहा हूँ, आखिर की डायलॉग आओ आओ अगले आओ, ऐसे करके हमारी आवाज़ काफ़ी है। मतलब उस फ्रेम में नाना तो है ठीक है, हमारी सिर्फ वो फ्रेम में आवाज़ आ रही है, बहुत है यार, राज साहब है, लेकिन वो था, उनका ऑरा था, उस इतना प्यार आपको एक कलाकार ने दिया बहुत ज्यादा, जो बहुत बड़ा स्टार, बहुत बड़ा लेजेंडरी एक्टर ऑफ इंडिया का, जो सबसे बड़ा स्टार था इंडिया का, उनका एक किस्सा सुनाइए दिलीप कुमार साहब के साथ, जिनके साथ आपके कुछ लम्हे गुजरे, आप कहते वो मैं कभी भूलते ही नहीं। दिलीप साहब का, हाँ। दिलीप साहब ने हमको जब ये कितना प्यार दिया उन्होंने आपको। क्रांतिवीर के लिए जब हमको अवार्ड मिला, क्रांतिवीर के लिए क्या हुआ, स्क्रीन, फिल्म फेयर और नेशनल तीनों अवार्ड मिल गए। तो मुझे मिलने के बाद उन्होंने एक अवार्ड मुझे दिया था फिल्म फेयर, तो और मतलब वो ऐसे करते, तो उनका छूना भी हमारे लिए बहुत है यार, ऐसे बहुत कम है, उन्होंने छू लिया मतलब हमारे अंदर कुछ आ गया, ऐसी बात है। और उनके देखो तुम, जब भी वो देखते हो तुम्हें सराहना करते, तो उनकी आंखें देखो, उसमें माँ भी रहती है, बाप भी रहता है, भाई भी रहता है, वो सब ऐसे 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 उनके आंखों में आता था। ऐसे करके गले मिले और बेटे खाना खाने आ जाओ घर। मैंने कहा हाँ मैं आता हूँ। तो मैं गया, बारिश हो रही तो मैं एक भीग गया। जैसे ही मैं बेल बजाई, खुद दरवाजा खोलने आए, देखा मुझे, अंदर से तौलिया लेके आए, मुझे यहाँ बिठाया ऐसे और मेरा सर पोंछ रहे। दिलीप साहब जब आपका सर सहलाएं, ना नहीं, उसके बाद अपना कुर्ता लेके आए, मुझे पहनाया। मैंने कहा मैं दूंगा नहीं वापस, नहीं बेटा, अभी तक है मेरे पास। अमित जी का भी एक शर्ट है, अमित जी एक दिन आए, ऐसे मिठाई बांट रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? हाँ बेटी को बच्चा पैदा हो गया, मैं नाना बन गया। मैंने कहा कितने साल हो गए? मैं तो जन्म से नाना हूँ। एक बार मैं गया था फिल्म फेस्टिवल, परिंदा रिलीज हो गई थी और नेशनल अवार्ड मिला था मुझे, और रवि मलिक मुझे लेके गया था वहाँ, तो इनवाइट किया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए। तो 15 रुपए मिलते थे दिन का, ये 150 रुपए। होटल 5 स्टार में रहोगे हिंदुस्तान इंटरनेशनल में, और 150 रुपये आपको मिलता था। आप खाना खाओ, वो साइन नहीं कर सकते। अब 150 में हम अगल बगल में ढूंढते थे होटल्स जहाँ कम पैसे में खाना मिले। तो रवि मलिक ने कहा चलो माणिकदा के पास चलेंगे। मैंने कहा माणिकदा का? अबे सत्यजीत रे साहब। अरे तो वो होटल के पीछे ही रहते थे। तो हम गए। अब रवि 5 फीट 2 इंच होगा, सत्यजीत रे साहब 6 फीट 2-3 इंच चौड़े। तो वहां बैठे थे, यहाँ पार्टीशन है, वहां एक ऐसे सोफा छोटा सा, वहां वो बैठे हैं। यहाँ इस पार्टीशन के उस पार कौन बैठे मालूम नहीं, वहां दरवाजा, वहां से वो यहाँ से उठे आए और रिसीव किया हमें। रवि ने कहा नाना हेलो, और रवि को ऐसे लेके वो चले गए। वो फिर रवि से अभी वहां बैठे, वो रवि यहाँ बैठा है, मैं बैठा हूँ वहां। तो वो रवि से बात कर रहे, तो पीछे खड़ा मैं दिख रहा हूँ, वो बात कर रहे, वो हमको खलता है ना,
कोई पीछे खड़ा है, तो बीच में उन्होंने पीछे कौन, तो उसने कहा कि नाना, मैंने बताया ना वहाँ परिंदा में इस बार नेशनल, बिलीव मी, वहां से जो उठे, जो दौड़ के आए, वो गले लगा, व्हाट परफॉर्मेंस, नाना प्लीज 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 कम, और जाके बगल में बिठाया। फिर वहां का सीन रिवील हुआ, ये पार्टीशन था उस वक्त। जेराल्ड दपार्दू करके एक फ्रेंच एक्टर है, दांतों वगैरह में, जेराल्ड दपार्दू, ही वाज सिटिंग देयर, और इनकी शाखा प्रोशाखा नाम की फिल्म वो प्रोड्यूस कर रहे थे। देन ही वाज इंट्रोड्यूसिंग मी, हम ग्रेट इंडियन एक्टर नाना पाटेकर। ही सेड यस, आई हैव सीन हिज फिल्म सलाम बॉम्बे। मैं और पिघल गया। फिर मैं उसको कहा, मैंने कहा आपकी दांतों मैंने देखी है, अरे इट वाज ग्रेट। फिर पहली बार उन्होंने अपने स्क्रिप्ट का नरेशन किया, तो मैं बैठा था, थोड़ी देर के बाद मोहन आगाशे आया और शाखा प्रोशाखा की पूरी रीडिंग की उन्होंने। कैसे करते थे सर? हम तो क्या मालूम है हमें उन्होंने क्या पढ़ा हो, हमको मन, हम तो उनको देखते ही रहे एक्सप्रेशन बस। नहीं, उनको देखते ही रहते, अपना भगवान सामने बैठा है, बोल रहा है अपने साथ, क्या बात। और क्या चाहे। वो गुजर गए। उसके बाद उनके 8-10 दिन के बाद उनके डायरी का एक पन्ना पेपर में पब्लिश किया था, आई वॉन्ट टू वर्क विथ नाना पाटेकर वंस। इससे क्या मिल, और क्या चाहिए बताओ तुमको? बहुत कुछ नहीं चाहिए। मेरे हिस्से में इतने बेहतरीन लोग आए, शायद हर एक का जो स्पर्श था उसमें से कुछ मुझ में स्पिल हो गया, उसकी वजह से मैं कुछ कर पाता हूँ। अपनी उतनी औकात नहीं, गांव खेड़े में रहने के बाद, इसलिए मैं तुझे हमेशा कहता हूँ उत्कर्ष, घूमो जी, देखो, लोगों को देखो, हर एक तेरे अपने सुख दुख है, उससे अलग बहुत दुख और सुख है, उनको देखो। क्या तो कि उजागर करेगा इस कैमरा के सामने, तो उसे तुझे वो करना पड़ेगा। तेरा ही दुख हम देखते रहेंगे तो वो मोनोटोनस होगा, वो नहीं हमको देखना। बार बार नया कुछ है, वो नयापन नहीं है तो मजा नहीं है। सर आज भी आपके अंदर जो, मैं सेट पे आपको जब ऑब्जर्व करता था, आपके अंदर जो डेडिकेशन है, वो लिटरली ऐसा लगता है कि कोई थिएटर में अभी अभी जो एक न्यू कलाकार या न्यू स्टूडेंट आया है, वही लेवल का डेडिकेशन और वही आग आज भी आप कैसे मेंटेन नहीं करना पड़ता, वो इतना सब करने के बावजूद? नहीं कुछ किया आज तक। मुझे लगता है जो बहुत कुछ अच्छा है शायद अभी कभी होने वाला है। आज तक वो प्रोसेस थी, वो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ अच्छा है शायद कल निकलेगा, इसके ऊपर भरोसा करो। आज जो किया हमने वो बेस्ट नहीं है, जो कल होगा वो बेस्ट है, तो उसके लिए आज मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो हमारे राइटर सरवैया साहब भी आ गए हैं, इनके साथ ही बैठ के हमने ये बनवास लिखी। मैं सच कहूं, इसमें एक कमाल की ताकत ये है कि हिंदी पे इतनी बेहतरीन कमांड है इसकी, जिस तरह से लिखता है यार, तो कमाल। तो बहुत आपने मेरी तारीफ कर दी, अब मैं झांसी जाता हूँ सर, मेरा हो गया काम। नहीं, बहुत अच्छा। मेरा एक सवाल और है गया नाना सर, सवाल तो बहुत है आपके साथ, सवालों का तो अंत हो नहीं सकता, लेकिन अभी फिल्मों की बात कर रहा हूँ। आपकी एक फिल्म है जो आपने सलमान साहब के साथ की थी, और खामोशी, और हाँ खामोशी, और बहुत कमाल की परफॉर्मेंस थी उसमें, और डायरेक्टर थे हमारे बंजाली संजय। हाँ। उस फिल्म के कुछ किस्से सुनाइए। नहीं, सलमान तो खैर वो मतलब वो छोटे भाई समान था, उसने वो, और नया मतलब स्टार तो बन गया था, लेकिन फिर भी वो वल्नरेबल, उसकी क्वालिटी खत्म नहीं हुई थी, बहुत था वो, है वो चुलबुला था वो। तो वहां संजय का कमाल है। देखो, संजय लीला बंसाली नाम का एक बंदा जो असिस्टेंट था विनोद को, चोपड़ा को, तो अगर पहली फिल्म बनाता है कोई, मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मेरे डायलॉग्स, उसने मेरे डायलॉग्स ही काट दिए, मुझे गूंगा बना दिया और मुझे इस्तेमाल किया, तो मतलब क्रेडिट उसको जाता है, मुझे नहीं जाता। बिल्कुल सही बात कि मेरा अपना, और मैंने सोचा कि यार देखते हैं अपने, अगर लोग ऐसे समझते हैं तो हम ये काट के देखते हैं, हमारी औकात क्या है। अपने आप को टटोलना ये बहुत जरूरी होता है अनिल, इसलिए मैंने तुझे कहा कि ये फिल्म करके तूने अपने आप को टटोला। जी। वनवास ये तेरा जॉनर है ही नहीं, तेरा तो वो तो एकदम हाई वोल्टेज ड्रामा जो होता है ना, क्योंकि तुझे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे तुझे लेके जाना है, यहाँ है नहीं। ये फिल्म ऐसे ऐसे लहरों की तरह हो जाती है। दुपट्टा हमारा ऐसा नहीं है, वो ऐसे इधर मतलब फ्रेम में पहले दुपट्टा आएगा फिर हम आएंगे, तो वो जो जिस तरह से हो गया ना, तो मुझे लगता है कि वहां उस फिल्म में उसने मुझे वैसे करने का मौका दिया, यहाँ ये करने का मौका दिया। ये तेरा बड़प्पन था, ये भरोसा था, बड़प्पन था,
कि भाई हम आपको एक्टिंग नहीं सिखा सकते, जी बिल्कुल, आप मैंने मुझे कहा था। बताइए आप किस तरह से करेंगे, फिर मैं कैमरा हाँ, सेट मैं करता हूँ। कैमरा तो सर एक रास्ता, एक कलम ही है ना, और हाँ। क्या है? सेलुलाइड पे कहानी लिखने की कलम है, और क्या है? नहीं वो तो है, लेकिन जिस तरह से तूने पेश किया, जब मैं तो करता गया, ये तो करती गई, ये करता गया, लेकिन जब हमने देखा जिस तरह से तूने उसको, वो कलम तूने इस्तेमाल की है, वो बार बार वो कलम से वो ये नहीं, ये रब करके नहीं, दूसरा कुछ है, ऐसे नहीं है, जो है वो है, उसमें फ्लूइडिटी क्या है यार, किस कमाल। सर आपकी परफॉर्मेंस इन दोनों बच्चों की। नहीं बच्चों ने तुझे, मुझे बता, वो पहला जो सीन है इसके इंट्रोडक्शन का, हाँ, उसके बाद वो बूढ़ों के साथ जो सीन है, कमाल सीन है। और ये मुझे लगता है उसमें हमने तो कुछ किया नहीं, हम सिर्फ खड़े हैं, सब किया तो उसने है ना। नहीं सर, तू- आपके प्रेजेंस से आदमी और दूसरा जो एक्टर है वो एलिवेट हो जाता नहीं बाबू, एक क्या होता है, जो सस्टेनिंग पावर होनी चाहिए। एक लफ्ज तेरा उधर उधर ने 10 टेक है, 10 टेक में देखना हर लफ्ज वही है, जी। तो 50% तुम्हारा काम हो जाता है, तुम्हारी लाइनें कर लो, जी। वो 100 बार करो ये ऐसे, फिर तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो, जी। नहीं तो इम्प्रोवाइज करने का मौका ही नहीं, क्योंकि तुम अटके हो, लाइन कौन सी है, क्या है, कैसे है, तुम बोले। एक बार वो अपनी बना दो, लाइन होती पराई है ना इसने लिखी हुई, तो उसको अपनी बना दो, फिर अपनी करके उनको पेश कर दो। तो हम, मुझे जो याद है 8 बजे वाला, हाँ आपका फोन कॉल कि किधर है, मैं बनारस में, हम हाँ। लोग थे पहले, हम लोग शूट करने वाले हाँ, थे, हाँ, पहला हाँ। दिन था, आपका डायलॉग्स का था, आपका फोन आया, किधर है, मैंने कहा मैं तो नीचे हूँ, क्या कर रहा है वहां पे, सीधे आ। मैं पहुंचा वहां पे 8 बजे आपके पास, एंड आपने बोला सीन खोल, सीन खोला, पढ़ा, उसके बाद में आपने जो स्वयं अपने हाथों से लिखा, और उसके बाद में जो पूरा सिलसिला, पूरा का पूरा सिलसिला आपका चलता रहा। नाना सर का बेस्ट पार्ट क्या है कि सीन सुनने के बाद, ये मैं सब एक्टरों के लिए और सब डायरेक्टरों के लिए और सब राइटरों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि नाना सर का बेस्ट पार्ट क्या है कि जो भी सीन है, सीन सुनते हैं, उसके बाद उस सीन को अपने हाथों से लिखते हैं, एक दफे नहीं कई कई दफे लिखते हैं। लिखने से क्या होता है, वो सीन की लाइंस, वो सीन का एसेंस, वो सब ब्लड की तरह आपकी बॉडी में चला जाता है। अभी आपका कोई सवाल नाना सर से? तुझे तेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा पूरे नाना फिल्म सर के से दौरान? सवाल एक करो, नाना मैं सर। बाद में मैं दूसरा सवाल पूछूं। सो मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्व करती रहती थी कि आप कर क्या रहे हैं। सो आपका एक हैबिट था, अगर हमें रोड पे वॉक करना है तो आप पहले जाके उधर की जो एक सीलिंग थी या रॉड्स जो भी होती, पहले आप जाके उनको टच कर रहे थे, आप उधर वो फील कर रहे थे, आप वॉक करके देख रहे थे। तो मैं आपको सिर्फ देख रही थी कि ये क्यों कर रहे हो आप, ये वॉक करके देखना, ये सब देखना, आप आसपास आप हर एक चीज नोटिस कर रहे थे। मैंने आपको आके पूछा भी कि सर आप बेंच पे बैठने से पहले आपने आके पहले बेंच पे आप बैठे, आपने बेंच को टच किया, फील किया, तो वो क्यों? आदत है, मुझे लगता है कि ये जो है, ये सभी में कुछ ना कुछ जान है। अंडरस्टैंड द फील ऑफ द वो लोकेशन। क्योंकि हम तो आते हैं अभी, बिकॉज शायद इतने न्यू है तो आके खड़े हो गए, इधर बोल दिया खड़े हो जाओ, हाँ। एक्शन बोल दिया, हमने कर दिया। नाना But सर का क्या है, उस आप दौर, जिस फील में चले ये जाते बात हो, सच है। उस दौर, उस माहौल को पूरा understand पूरा माहौल करते हैं। देखते थे आप। जैसे आपको आपके घर की एक एक चीज मालूम है, आज जिस गली से आप गुजरते हो उस गली की एक एक चीज एक- मालूम है। इस फिल्म में पता नहीं क्या एक मैजिक था कि सारे जो एक्टर्स थे एक तरीके से फैमिली की तरह वैसे ही थे, वो कोई बड़ा या बड़ा किरदार हुआ छोटा किरदार है। कुछ भी शाम को हम देखते थे, शाम का तो मेरा रोल तो खानसामा का था। सर, But वो 150 best- आदमियों को ये खाना खिलाते थे बना के, 200 आदमियों को पूरी शिमला यूनिट में को मिसल पाव रोज खाया बस हमने। सब खिलाया करते थे। लेकिन तुझे अनिल, फिल्म तो रिलीज होगी, चलेगी, पैसे तुम्हें मिलेंगे, वो सबको मिलेंगे, सबको उसका क्रेडिट भी मिलेगा, सराहना होगी। हमारे जहन में रहता है वो प्रोसेस। हमको मालूम है, हम वहां गए थे, फिर ये हुआ था, वो फिल्म तो है सामने, रेफरेंस के लिए सबके पास होती है। तो ये जर्नी जो है हमारा, ये इतना जब से शुरू हुआ लिखना। और सर मेरा आपके साथ जो कार्य करने का जो आनंद आया है, मैंने इस फिल्म में इतना सीखा है और कोशिश की है समझने की, और जो मेरे आगे बहुत काम आएगी, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर एक नया काम भी किया नाना सर ने अपनी पिक्चर में, वो था सिंगर का। हाँ, सिंगर। एक लाइन में चाहता हूँ आप बनवास के बारे में, सिर्फ एक लाइन में क्या? मेरी जिंदगी की एक बेहतरीन है कि ये जो पूरा जर्नी था, हालांकि इसकी पहले टाइटल जर्नी थी, ये जो प्रवास है, ये जो यात्रा है, ये वनवास की, ये अनुभव जो है, मैं समझता हूँ कि एक प्रगल्भ करने के लिए, एक इंसान करके, एक्टर करके, और ये जो प्रोसेस जो तो हमने सबके साथ मिली है ना, मैं नहीं समझता ये दोबारा कहीं मिलेगी। नहीं तो वहां जाओ, काम करो, पैसे ले लो, जाओ घर में। उत्कर्ष, तुम एक लफ्ज में इस पिक्चर के बारे में बोलो, क्या लगता है
क्या ऑडियंस की पिक्चर है, किस ऑडियंस की पिक्चर है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा हर घर में, हर फैमिली में जहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, आपने पूरी जिंदगी काटी है पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स पे जब मुसीबत आती है हम यूजुअली डिसरिगार्ड कर देते हैं कि माँ बाप है वो तो संभाल ही लेते हैं ना अपने प्रॉब्लम्स, बट ये फिल्म डेफिनेटली एक आईना दिखाएगी बच्चों को। इस फिल्म की सबसे बेस्ट बात थी, जैसे सर आपने भी कहा, सिमरत ने भी कहा, कि ये फिल्म पता नहीं कब कब में खत्म हो गई, और इतने मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस थे। वो बर्फ वाला जो सीन, वो हो गया, वो हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मैजिक था। अच्छा सिमरन, अभी तुमको मैं पूछना चाहता हूँ, तुम बनवास के बारे में एक दो लाइनों में क्या बोलोगे? जब फर्स्ट मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे लगा था ऐसे भी होता है क्या, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत अनरियल है। एंड उसके 2 दिन बाद ही ना मेरे फैमिली में ऐसा कुछ सेम किस्सा हो गया, एंड मैं शॉक थी कि आज के डेट में 2024 में भी ये चीजें हो रही है। एंड मैंने तो चलो मूवी शूट की, मुझे पता था एग्जैक्टली क्या सीन्स है, क्या इमोशंस है। हमने जब फर्स्ट ट्रायल किया और मैं मूवी देखते देखते मैं बहुत रोई, नाक से पानी आ रहा है, आंख से पानी आ रहा है, और मुझे लग रहा है वो शॉट भी क्यों नहीं आता तेरे? वेट कर रहा था सर। मुझे ये किस ऑडियंस की फिल्म है? ये पहले मुझे लग रहा था ये यंग ऑडियंस के लिए नहीं है, बट ये यही ऑडियंस के लिए है, पूरे यंग ऑडियंस की फिल्म है, डेफिनेटली जेन जी की फिल्म है। बिल्कुल जेन जी की। अच्छा सरवैया साहब आप बोलिए, इस सर, फिल्म के बारे में आपने लिखी है। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि वनवास जो है ना हर परिवार के लिए है। हर उम्र के बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, सबके लिए जरूरी फिल्म है। अगर कोई फिल्म तो वैसे एंटरटेनमेंट के लिए होती है, एंटरटेनमेंट इसमें बहुत है, भर भर के है, हंसी भी बहुत भर भर के है, लाफ्टर भी बहुत है, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, सब कुछ है। लेकिन सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज कोई अगर परिवार के लिए जो होती है, परिवार को एक चलाने के लिए, परिवार को पालने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और परिवार को खुश और समृद्ध रखने के लिए जो जरूरी चीज है वो इस फिल्म में है। इसलिए हर किसी इंसान को ये फिल्म देखनी चाहिए। तूने लिखा है, वो तेरे हिसाब से पर्दे पे बराबर आया है? बराबर सर, हाँ? मतलब मैंने जो जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा आया। ठीक है, और मैं धन्यवाद। एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे, जी। मैं सोच के आया था कि जो दीपक त्यागी के जो कैरेक्टर की, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, सर भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम लोगों ने आपस में इतना डिस्कशन किया कि ये कैरेक्टर कैसे आएगा। जो कैरेक्टर है इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, आपने इसकी क्या तैयारी की, वो कैसे आप इतनी सफाई के साथ कर गए? क्योंकि इस पे चलना तलवार की धार। मैं अपनी माँ को देखता था ना लगातार, तो हमको मालूम है, मेरे सामने तो वो पूरा रेफरेंस था, मुझे वो कुछ अलग से करना नहीं पड़ा। और देखो, जाते एक बार कोई कैरेक्टर है, मुझे आर्मी ऑफिसर का करना था तो मैंने वो ज्वाइन की, अब आर्मी मराठा लाइट इन्फेंट्री, और मैं 3 साल लिंगर गया और मैं समझता रहा, क्योंकि वो डिसिप्लिन है, वो तुमको समझना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। ये जो है वो इसकी अनुभूति होनी चाहिए। और इतने सालों से मेरी माँ में, मैं माँ के साथ था, तो वो उसको देखते देखते गए। ये सारे यही तो बात है। आज सारे लोग बोलते हैं कि माता पिता मेरे संग रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि माता पिता के संग बच्चे रहते हैं। जब जब जिस परिवार में ये बात, ये एहसास आ जाएगा, उस परिवार में कभी वनवास नहीं होगा। क्योंकि ये नाना सर हमेशा बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट के कंबल में लिपटा हुआ ये एक संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील फीलिंग है, संवेदनशील एक कथा है जो आपको बहुत हंसाएगी, बहुत आपको रुलाएगी और बहुत आपके दिल को आंदोलित करेगी। फिल्म खत्म होगी तो आप पहला काम ये करेंगे कि किधर है मेरे माता पिता, उनके पास मैं जाऊं, उनको फोन करूं, और माता पिता बोलेंगे किधर है मेरा बेटा, किधर है, मैं सबसे पहले उसको फोन करूं और उसको गले लगाऊं। यही है वनवास की कथा। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूं, घर घर में है वनवास, कब होगा इस दुख का नाश, तो देखें वनवास। धन्यवाद, थैंक यू।